हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपने सेकंड लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। काफी ज्यादा मजेदार लेक्चर होने वाला है। थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस लेक्चर के बाद तुम्हें मुश्किल वाला लेक्चर भी बहुत ज्यादा स्मूथ इजी लगने लगे। और ढेर सारी चीजें भी सीखनी है हमें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कंपोजिट, बहुत सारी चीजें यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा एक टॉपिक होने वाला है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में मैंने यहां पे तुम्हें बताया भी हुआ है कि मतलब कभी भी अगर हम एक सैंपल ले लें, उस सैंपल की जो टेस्टिंग करने वाले कि वो कितना अच्छा सैंपल है, क्या वो सारे एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट तो नहीं, क्या वो ऑन एन एवरेज सही रिजल्ट देगा या नहीं देगा, वो सारी चीजें हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से पता लगने वाली है। देखो एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज सम स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन और इक्विवेलेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइजिंग अ पॉपुलेशन व्हिच वी वांट टू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम अ सैंपल। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या वो सही है या गलत है, कौन बताएगा? उसके लिए कुछ टेस्ट तो होने चाहिए ना, कि मैंने पूरे शहर को डिवाइड कर लिया सिटीज में, उस एक एक सिटी को सैंपल मान लिया, मान लो n सिटीज हो गई तो n सैंपल्स हो गए, तो n हमारे पास सैंपल्स को टेस्ट भी तो करके देखना पड़ेगा कि हमारे को ये सही रिजल्ट दे भी रहा है पॉपुलेशन के बारे में या नहीं। सो अगर मैं पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करना चाहता तो मैं छोटे छोटे सैंपल्स की स्टडी कर सकता हूं। अब इसके साथ ही ध्यान रखेंगे, जैसे हमने वेक्टर स्पेस कभी पढ़ा होगा अगर तुमने, तो वेक्टर स्पेस में सब स्पेस की स्टडी कर लेते थे, वैसे ग्रुप में सब ग्रुप आ जाते थे, वैसे ही पॉपुलेशन के छोटे छोटे सैंपल्स आ जाते हैं। यहां पे मैंने मैथमेटिकली भी तुम्हें बताई हुई है दो चीजें, दो तरह की हमारे पास हाइपोथेसिस होने वाली है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होने वाली है, एक सिंपल और एक कंपोजिट। सिंपल का मतलब तुम्हें एक्यूरेट चीजें बताई हुई है, मीन भी बताया हुआ है और तुम्हें उसका वेरिएंस भी बता रखा है। अगर ऐसा हमारे पास है, एग्जैक्ट वैल्यूज बताई हैं, तो हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस हो जाएंगी। मतलब मैंने बता दिया कि मीन की वैल्यू इतनी आ रही है और सैंपल की स्टडी करने के बाद मीन की वैल्यू इतनी आ रही है और वेरिएंस की वैल्यू इतनी आ रही, मैंने एग्जैक्ट बताया ना, इतनी आ रही, लेकिन इसको बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। अगर मान लो मैं तुम्हें कह दूं मीन जो है वो 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, वेरिएंस जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है या 0.5 से बड़ा है, ऐसे कभी इनइक्वालिटी के साइंस आ जाए ना, जब मैं श्योरिटी से ना बता पाऊं, जब एग्जैक्ट वैल्यूज ना गिवन हो, देन दैट हाइपोथेसिस इज कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो हमें मेनली इन दो के बारे में ही बात करनी है आगे आज के लेक्चर में, कि सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस। जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन हो तो हम सिंपल हाइपोथेसिस बोलेंगे उन्हें, किसकी गिवन हो, मीन की। यहां पे देखो लिखा भी हुआ, इफ दीज आर द रैंडम सैंपल्स, एन रैंडम सैंपल है तो मतलब कितना साइज हो गया, सैंपल साइज हमारे पास कितना हो गया, एन, फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू और वेरिएंस हमारे पास सिग्मा स्क्वायर। तो अगर मैं पूरी स्टडी करने के बाद बता पाया कि मीन की वैल्यू इतनी है, वेरिएंस की वैल्यू इतनी है, क्या ये सही है या नहीं, वो तो टेस्टिंग से पता लगेगा, लेकिन क्या मैं उसको असाइन कर पा रहा हूं वैल्यूज कि मीन की वैल्यू आएगी 5, वेरिएंस की वैल्यू आएगी 10, ऐसा मान लो, कुछ रैंडम नंबर बोल रहा हूं। अगर ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू दे पा रहा हूं तो उसे सिंपल हाइपोथेसिस बोलेंगे। अब वो सही है या गलत है वो आगे देखेंगे, वो नहीं मैं कह रहा कि सही है या गलत है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू दे पा रहा हूं तो वो सिंपल, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहा तो वह कंपोजिट। ठीक है, बढ़िया। अब सही है या गलत है तब बता पाऊंगा जब मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए कोई चीज होगी। ऐसे थोड़ी मैं बोल दूंगा तुम जो डेटा लेके आए हो वो गलत है, ऐसे कैसे बोल सकते हो जब मुझे कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है। तो यहां पर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं राइवल हाइपोथेसिस। मतलब एक बोल रहा है कि मीन आना चाहिए 35 और एक बोल रहा है मीन आना चाहिए 40, तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं। ठीक है, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता इसको कि कौन सही कौन गलत। तो ऐसे ही जब हमें कंपैरिजन करने की बात आएगी तो हमारे पास टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम की बात आएगी। मतलब क्या है, इसको मैं यहां से समझाना चाहूंगा। एक हमारे पास, एक को बोल देंगे नल हाइपोथेसिस, जो मेरे पास तुम लेके आए हो, जिसको मुझे टेस्ट करना है, उसके राइवल में एक साइड में पड़ी होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे कोई बोलना चाह रहा है कि मीन की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब कंपोजिट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं। जब भी एग्जैक्ट वैल्यू ना बताओ तो कंपोजिट, एग्जैक्ट बता दो तो सिंपल। ठीक है,
इसके लिए बहुत मेथड भी होते हैं, अभी मैं हमारे पास 2 मेथड है, दोनों के दोनों सिखाऊंगा, एक आज सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो नल हाइपोथेसिस में अगर हम ध्यान से देखें तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है एक ऐसा तुम मेरे पास मीन की वैल्यू फॉर एग्जांपल लेके, अब सिंपल भी हो सकती है कंपोजिट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, जो भी तुम मेरे पास लेके आए हो वो हमारे पास सिंपल है, और जो भी मेरे पास पड़ी है कंपैरिजन करने के लिए वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैंने थोड़ा सा शायद उल्टा बोल दिया, जो भी तुम लेके आए हो उसे मैं बोलूंगा नल हाइपोथेसिस, और जो मेरे पास उसके राइवलरी में पड़ी है, उसके राइवल पड़ी है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। अब ये जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, सिंपल भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है। आई होप कि मैं तुम्हें समझा पाया हूं। 4 टर्म्स आ रही है, सिंपल, कंपोजिट, नल, अल्टरनेटिव। अब ये नल हाइपोथेसिस जो है ये सिंपल भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है। तो दोनों का मेरे को कंपैरिजन करना है, ऐसे ये सिंपल और कंपोजिट हो सकती है। आई होप मैं बता पाया हूं। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रिटिकल रीजन वैसे तो डेफिनेशन पढ़ लेना, बट ऐसे मान लो एक ग्राफ है मेरे पास, उस ग्राफ में अगर इस रीजन में नल हाइपोथेसिस लाई करी तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। इसको रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। मतलब एक मैंने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में अगर इस लाइन के नीचे नीचे कोई वैल्यू, नीचे हमारी नल हाइपोथेसिस की वैल्यू अगर लाई करती है, जैसे मान लो आ गई 0.5 और 0.5 इस रीजन में, अगर इस रीजन में आ गया तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब तुमने गलत बताया। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन। ये रीजन बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। ठीक है, अगर इस रीजन में लाई करी तो रिजेक्शन हो जाएगी नल हाइपोथेसिस की, वरना वो सेफ हो जाएगी। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग या कोई भी चीज करते हैं तो उसमें गलतियां तो होती हैं। तो यहां पर 2 गलतियों के नाम है हमारे पास, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ठीक है, टाइप 1 एरर हमारे पास क्या होता है? मान लो तुमने H0 को रिजेक्ट कर दिया व्हेन H0 इज ट्रू। तुमने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया जब उसने चोरी की ही नहीं थी, ऐसा कुछ। रुको, ये एग्जांपल शायद बना नहीं यहां पे, बट कोई बात नहीं। टाइप 1 एरर हमारे पास क्या होता है? H0 को तुमने रिजेक्ट कर दिया है व्हेन H0 इज ट्रू। जब H0 सही था तो तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। और टाइप 2 एरर क्या होगा? तुमने एक्सेप्ट कर लिया जब वो गलत था। तो ये 2 टाइप के हमारे पास एरर हो सकते हैं, और यही हमारे को इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, 2 टाइप के एरर। बाकी तो डेफिनेशंस है, जितनी भी 4 तरह की टर्म्स बताई वो डेफिनेशन है। मेन हमारे पास यही है, टाइप 1 टाइप 2 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को हम क्या बोलते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। मतलब कहने का है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। और बीटा हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। H0 is false, accepting H0 when H0 is false। तो अल्फा बीटा में समझ आ गए। अगर मैं रिजेक्ट कर दूं जब H0 सही था तो वो टाइप 1 एरर हो जाएगा। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं जब H0 गलत था तो वो टाइप 2 एरर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप 1 एरर को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, और इसको अल्फा से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ये नाम याद रखना, नोट में लिखे हैं इसलिए मैंने। एक हमारे पास चीज आती है पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब होता है 1 माइनस बीटा। इसका कोई स्पेशल से नाम नहीं दिया गया, बट 1 माइनस बीटा। अगर मैं तुम्हें मैथमेटिकली बताना चाहूं तो हमारे पास यहां पे देख सकते हो अगर अल्फा हमारे पास है, x बिलोंग्स टू w, किसी रीजन में लाई कर रहा है, w रीजन में, मतलब उसकी गिवन कंडीशंस दे रखी हैं, अल्फा व्हेन H0 इज ट्रू। H0 ट्रू था लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वह अल्फा आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। बीटा क्या होता है? H0 फॉल्स है लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर यही तो है यार, देखो ना, ये रहा, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया व्हेन H0 इज फॉल्स। H0 फॉल्स है तो ट्रू कौन होगा? अगर H0 फॉल्स है बीटा में तो ट्रू कौन होगा? H1 ट्रू होगा। लेकिन फिर भी हमने एक्सेप्ट किसको कर लिया? H0 को। मेरे को पता है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है टर्म्स, बट याद रख करनी होंगी और ध्यान से धीरे धीरे सीख लो। ठीक है, जरूरत पड़ रही हो तो बैक करके दोबारा सुन लो। 1 माइनस बीटा को कैसे लिख सकते हैं? H1 ट्रू होगा लेकिन इस बार हमने रेंज को चेंज कर दिया। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 था तो हमने उसे लेस देन 1 कर दिया। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी, बाकी मेन तो समझ यार एक क्वेश्चन से ही आता है ना, क्वेश्चन से बढ़िया समझ आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें कैसे पता लगेगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है? तो देखो तुम्हें यहाँ पे साइज ऑफ द रीजन, पावर ऑफ द टेस्ट, ऐसी बातें कर रखी हैं अभी, है ना। x1 x2 अप टू सोन x4 बी रैंडम सैंपल। सैंपल साइज कितना आ गया? 4। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं नीचे कि सैंपल साइज, तो हमें एक बात तो चलो पता लग गई है कि सैंपल साइज हमारे पास कितना है? 4।
रैंडम वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं, इसको एस मान ले तो मैं, ये जो दिया हुआ हमें, चलो अभी थोड़ी देर में मानते हैं। पीएमएफ हमें दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ दिस। ऐसी प्रोबेबिलिटी मैंने तुम्हें बहुत पहले सिखाई थी, ऐसा पीएमएफ तुम्हें बहुत पहले सिखाया था, दिस इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। लेकिन अगर मान लो एन हमारे पास थोड़ा बड़ा होता है बर्नौली ट्रायल्स में, तो वो किसको अप्रोच करता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये एक्चुअल में हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं यहां साइड पर कहीं पे लिख देता हूं, दिस इज बर्नौलीज पीएमएफ। तो बर्नौली नहीं यार, बाइनोमियल पीएमएफ, बाइनोमियल पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बाइनोमियल को अप्रोच करेगा। ठीक है, बढ़िया। अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब है हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं है इसमें हमारे पास समेशन का यूज आएगा। बढ़िया। अब यहां पे आगे का कहा हुआ है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमें पीएमएफ ये वाला यूज करना है, किसके लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। हम बोल के चल रहे हैं, मान लो मैं बोल रहा हूं नल हाइपोथेसिस, मैं कह रहा हूं मीन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 3/4, लेकिन तुम राइवल हो, तुम बोलना चाह रहे हो नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 4/5। लेट अस सी कौन सही बोल रहा है। इसके लिए हमें कुछ क्रिटिकल रीजन भी चाहिए होगा जिसमें मैं रिजेक्ट कर सकूं, ऐसे ही थोड़ी बता दूंगा यार, ऐसे रैंडम थोड़ी आके मैं कह दूंगा सही है गलत है। कुछ क्रिटिकल रीजन तो बताओ कि उस रीजन में लाई करेगी तो हमारे पास उसको मैं सही या गलत बोल पाऊं। तो देखो दिया हुआ, कंसीडर द टेस्ट रिजेक्ट h0 इफ x1 x2 x3 इनका सम जो है वो बड़ा आ जाए 3 से। 3 से बड़ा आ गया तो भैया हमारे पास खत्म, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेट द साइज एंड पावर ऑफ द टेस्ट बी अल्फा एंड गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस गामा। तो इस क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन हमें दे रखा है, बट मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है हमें क्रिटिकल रीजन में निकालना पड़ता है, फिर उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे नीमन पेयरसन अभी बताएंगे, और फिर लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट आएगा। तो ये 2 टेस्ट करने वाले हैं, उनका मेन काम क्या होता है, क्रिटिकल रीजन निकालना। सोचो ना यार, एक बार हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया फिर तो खत्म, फिर तो तुम नल हाइपोथेसिस लाते रहो, मैं देखूंगा क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है, नहीं चल भाग जा, फिर मैं देखूंगा अच्छा तू ले क्या है, ये एक्सेप्ट कर रही, चला जा, फिर चल भाग जा, ऐसा कर सकता हूं। तो क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत एसेंशियल काम है, जो इसके बाद अभी और भाषण देता हूं थोड़ा सा। फिलहाल के लिए ये जो x1 x2 अप टू xn दे रखा है, इसको मैं s मान लेता हूं। तो लेट अस से इसका नाम क्या है, s, दिस इज ग्रेटर देन 3, तो s इज ग्रेटर देन 3 ऐसा लिख लेता हूं। बढ़िया। और s फॉलो किसको कर रहा है, बाइनोमियल बोल रहा हूं मैं, हाँ फिर ठीक है। विद सैंपल साइज कितना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 4, और p हमें पता नहीं, तो p तो हमें 2 अलग अलग दे रखे हैं, एक h0 और एक h1। देखते हैं, अगर मैं बात करूं अगर मैं, अच्छा क्रिटिकल रीजन यहां पे जो दे रखा है, क्रिटिकल रीजन उसे भी लिख लेते हैं। क्रिटिकल रीजन हमें W दे रखा है, S ग्रेटर देन 3, है ना। उन्होंने तो कहा अरे क्रिटिकल रीजन कहां होता है, जहां पे H0 को रिजेक्ट कर दे। H0 को कहां रिजेक्ट कर रहे हैं, जब S बड़ा होगा 3 से। चलो ये हमारे पास आ गया। अब मुझे निकालना है अल्फा। अल्फा को क्या कहते हैं, साइज, है ना, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। अब मेरे को अगर अल्फा निकालना तो ये होगा प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू W सच दैट H0 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होनी चाहिए 3/4, इसको स्मॉल p लिख लेना बस। अब तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ लिखना, और तो कुछ भी नहीं रह गया। क्या था, एनसीआर, p की वैल्यू p की पावर n, q की पावर n-r बताया था ये। बढ़िया, तो ये आ जाएगा। पहले मैं इसको क्रिटिकल रीजन को थोड़ा ढंग से लिख लूं। अच्छा क्रिटिकल रीजन है क्या, 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा कितने हैं हमारे पास, टोटल साइज 4, तो 3 से बड़ा कौन है, 4 ही तो है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू दिस लिख दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, s इक्वल टू 4 सच दैट h0 सेज प्रोबेबिलिटी शुड बी लेस देन 3/4। मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ आ ही गया होगा तुम्हें ना। एक मिनट, तो लेस देन कहां से आ गया, इक्वल टू 3/4, सॉरी फॉर दैट, लेस देन गलती से लगा दिया। तो ये हमारे पास अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो आ जाएगा 4c4 p की पावर 4 और 1/4। क्यों पता ना कैसे निकलता, 1 में से माइनस करके, 4 - 4। अगर तुम यहां पे देखो 4c4 1 होता है, 1/4 की पावर भी 0 खत्म, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 4 होता है 256। तो अल्फा हमारे को मिल चुका है। अब मुझे निकालना है गामा। गामा क्या होता था, 1 - बीटा, और 1 - बीटा का मतलब है प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू W, मतलब क्रिटिकल रीजन में ही, लेकिन इस बार ट्रू कौन होगा, H1। बेटा अभी दिखाई थी ये चीज मैंने, अभी एक और बार दिखा दो, रुको, 4/5, ये देखो
अभी अभी लिखवाया था। 1 माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है, x बिलोंग्स टू w, क्रिटिकल रीजन में ही होना चाहिए, बट h1 इज ट्रू। और जो तुम सोच रहे थे ना w बार, वो बीटा होता है, 1 माइनस बीटा नहीं, हमें 1 माइनस बीटा चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा इज इक्वल टू पीएमएफ प्रोबेबिलिटी s इज इक्वल टू 4, 3 से बड़ा होना चाहिए ना, सच दैट h1 p इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4c4, 4/5 की पावर आ जाएगी 4 और 1/5 की पावर आ जाएगी 4 माइनस 4, विच इज 4 की पावर 4 कितनी होती है 256, और 5 की पावर 4 कितनी होती है 25 इंटू 625, 625। अल्फा मिल चुका है, गामा मिल चुका है, दोनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा 81/256 प्लस 256/625। एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लेना, इजी सा पार्ट रह गया। मेरे ख्याल से तुम्हें ओवरऑल बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं, बीटा भी निकाल सकते थे, है ना, एस लेस देन आ जाता 3 बढ़िया, लेस देन इक्वल टू आ जाता 3, ठीक है, इक्वल इक्वल इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब हम आ गए हैं टेस्टिंग की तरफ। अब हम किसकी तरफ आ चुके हैं, टेस्टिंग की तरफ। तो अब हम बात करने वाले कि क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड आउट करें, कि कहां पे एच नोट को रिजेक्ट करना है, कहां पे एक्सेप्ट करना है, ये कैसे पता लगेगा। इसके लिए ना हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। दोनों में भैया पहले मेरे को ये बताओ कि दो टेस्ट, दो अलग अलग कैटेगरी आपने क्यों बांट दी, मैं बताता हूं। एक हमारे पास हो सकती है सिंपल वर्सेस सिंपल, एक हमारे पास हो सकती है सिंपल वर्सेस कंपोजिट, या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट भी हो सकती है। फिलहाल के लिए ये दो कैटेगरी मान लो। अगर मान लो सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है हमें कि मीन की वैल्यू दे दी 3 4 5 जो भी देनी दे दी एग्जैक्ट वैल्यू, और दूसरा ये नल हाइपोथेसिस है, मान लो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमें दे रखी है वो सिंपल वर्सेस सिंपल है। तो उसके लिए जो हमारे पास टेस्ट यूज होंगे उसको बोलते हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट, और जो हमारे पास सिंपल वर्सेस कंपोजिट या फिर कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट ऐसे जो टेस्ट होते हैं उनके लिए क्या यूज होता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। मैंने यहां पे लिखा भी हो, देखो मोस्ट पावरफुल कब यूज होता है, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल कौन सा होता है, कब यूज होता है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए। और दो ही है यार हमारे पास, मतलब एक मोस्ट पावरफुल है और एक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है अपने सिलेबस में। इधर है हमारे पास नेमन पियर्सन लेमा, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए ये आएगा, मतलब जब एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी, अभी क्वेश्चन से भी दिख जाएगा तुम्हें ना, क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाएगा ये नेमन पियर्सन से होने वाला है। और दूसरा हमारे पास आएगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, वो कब यूज करना है, वो जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो। क्या भैया वो ज्यादा मुश्किल है, नहीं दोनों सेम ही है, मुश्किल मतलब इजी है, परेशान मत हो, दोनों के दोनों हमारे पास सेम ही लेवल के आने वाले हैं चीजें, तो बस यूज देख लेना कौन सा कहां पे होगा, ठीक है, बढ़िया। चलो अब यहां पे मोस्ट पावरफुल की एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द क्रिटिकल रीजन डब्ल्यू, अच्छा यूज किस लिए होते हैं, यूज इसलिए होता है क्योंकि हमें क्रिटिकल रीजन निकालना है। पिक्चर समझ आ गई क्या क्या कराना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, अब टेस्ट क्यों करा रहा हूं, ये टेस्ट इसलिए यूज होते हैं ताकि मैं इनसे क्रिटिकल रीजन को निकाल पाऊं, ठीक है। मेरे को और कोई जरूरत नहीं है इन टेस्ट की, मेरे को क्रिटिकल रीजन निकालना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, बढ़िया। एक बार क्रिटिकल रीजन मिल गया फिर तुम वैल्यू लाओगे, मैं रिजेक्ट करता रहूंगा, एक्सेप्ट भी कर लूंगा अगर सही होगी तो। द क्रिटिकल रीजन W इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा, दिस एंड दैट। तो ये चीजें यहां पर पढ़ सकते हो, यहां पर मैंने इसको दी हुई है, मेनली मैं तुम्हें यूज करके दिखाऊं तब मजा आएगा एकदम। मतलब मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए हमारे पास ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ऑल्दो हमारे पास इसके प्रूफ है नहीं तो मैं इसलिए ज्यादा इसमें डीप में जाने नहीं वाला, मतलब है हम इसमें कोर्स में नहीं करने वाले हैं जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में हमारे पास ऐसे टेस्ट हम लाने वाले हैं जो कि सिंपल वर्सेस कंपोजिट से डील करते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइड में रख के मैं यहां पे आना चाहूंगा नेमन पियर्सन लेमा पे। ये हमारे को क्रिटिकल रीजन ही देगा, कैसे, लेट के मम्मी पहले ये कर लो जरा, एक से आपा नहीं है,
सो हमारे पास एक टेस्ट है यहां पर नेमन पियर्सन लेमा। तो यहां पे हमारे पास k ग्रेटर देन 0 बी ए कांस्टेंट एंड w बी ए क्रिटिकल रीजन। तो हमें w ही निकालना है, ठीक है। w कैसे निकालेंगे? लेट x बिलोंग्स टू दिस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए है? θ1 के लिए। θ1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। और नल हाइपोथेसिस के लिए थीटा नॉट यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है कहीं पे, हाँ ये रहा, कहां गया, ये रहा। अब तो पक्का ये डिनोट करते हैं h0 से और ये डिनोट करने वाले हैं h1 से, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नल हाइपोथेसिस के लिखा, नल हाइपोथेसिस डिनोमिनेटर में आएगा और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का न्यूमरेटर में आएगा। बाकी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मान लो कभी हमें बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स दे दिए, तो उनका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, जिसे हम लाइक्लीहुड एल भी बोलते हैं, है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो हमारे पास है उसको लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ऑल द रैंडम वेरिएबल्स। इसके बारे में मैं भाषण दे चुका हूं पहले ही। वैसे वो भाषण नहीं था, बड़ी सुंदर ही कविता जैसी बात थी। अरे कविता, वो लिखने वाली कविता, क्या क्या सोचते तुम। तो ये हमारे पास आ जाएगा L0 एंड L1 आर लाइक्लीहुड फंक्शंस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस दिस H1 एंड H0 अंडर H1 एंड H0। मेनली मैं तुम्हें तब समझा पाऊंगा जब मैं तुम्हें इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा। बस मेन दिमाग में घुसा लो कि हमें क्रिटिकल रीजन W निकालने के लिए क्या करना है। हमें प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, ऊपर अल्टरनेटिव का नीचे नल का, विच इज ग्रेटर देन के, ये वाला ही लिखना है। तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। सो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक हमें दे रखा है लगभग नॉर्मल जैसा और एक हमें दे रखा है एक्सपोनेंशियल जैसा। तो हमें पता है कि इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन हो सकती है, तो इसका मतलब है कंपोजिट वाला नहीं होने वाला हमारे पास, है ना। कंपोजिट हाइपोथेसिस नहीं है, तो हम नेमन पियर्सन लेमा का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा ही ज्यादा सरल सा क्वेश्चन है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। W निकालना है ना, तो W के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू S सच दैट L1 अपॉन L0 इज ग्रेटर देन K। बस खत्म भी हो गया लिखते ही, बस यही आंसर है बस। तो हमारे पास सबसे पहले L1 निकाल लेते हैं। L1 हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डेंसिटी फंक्शंस ऑफ डेंसिटी फंक्शन कौन से? जो H1 जिसको H1 सही मान रहा है, जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लग रहे हैं, है ना। देखो ऐसे एक्सपोनेंशियल जैसे लग रहे हैं ना, बढ़िया। अगर मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, याद हो तो, प्रोडक्ट समेशन में चेंज हो जाता है। हाँ भैया, ये आपने हमें बताया था। ऐसे ही अगर मैं L0 लिखना चाहूं तो L0 इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ 1/2 पाई नहीं है, 1/π e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको भी अगर मैं बाहर निकालूं तो 1/√π की पावर हो जाएगी n, e की पावर हो जाएगी समेशन माइनस बाहर निकाला एक्स स्क्वायर, xi² कर लेते हैं इसे, ठीक है। चलो, आई होप कि यहां तक तुम्हें समझ आ गया हो। अब हमें निकालनी है रेशो, जिसका इतनी देर से इंतजार था, तो उस रेशो को भी निकाल लेते हैं। यह हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस के 2 समेशन मोड ऑफ xi अपॉन में 1/√π होल रेज टू पावर n। यार इसको भी ना मेरे को देखने में सुंदर सा नहीं लग रहा, तो मैं समेशन मोड ऑफ xi का होल स्क्वायर कर लेता हूं, क्योंकि मोड में तुम स्क्वायर में तुम मोड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं लगा लेता हूं मोड, ताकि सेम सा हो जाए। अच्छा, ये जो तुम्हें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इस कांस्टेंट को k के साथ ही भेज दो। अरे कांस्टेंट ही तो है ना, क्या फर्क पड़ेगा, उधर ही भेज दो, एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है भैया, गुस्सा मत हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा e की पावर पॉजिटिव में मोड ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स मोड ऑफ xi। एक काम करते हैं, +1 -1 कर लेते हैं, विच इज ग्रेटर देन k डैश, क्योंकि न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। एक काम करो दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग लोगे तो एक और न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। हमें कांस्टेंट से क्या लेना देना, हमें थोड़ी कहा कांस्टेंट के बारे में, हमें तो सिर्फ ऐसा कोई टेस्ट ढूंढने को कहा है। द रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइज टेस्ट इज ऑफ द फॉर्म, मतलब मोस्ट पावरफुल टेस्ट रीजन देने वाला, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन देने वाला टेस्ट किस फॉर्म में होगा, तो देखते हैं किस फॉर्म में होगा। दोनों साइड लॉग लेंगे तो बन जाएगा समेशन
इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स आई माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन, लेट मी सी, नहीं -1 आएगा, हाँ माइनस, मेरे ख्याल से ये बन रहा है यार, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब तुम्हें पता है अगर मैं समेशन को अंदर ले जाऊं तो 1 का क्या हो जाएगा, n बन जाएगा ना, समेशन खाली समेशन n होता है, n को मैं फिर से राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो एक और हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, स्क्वायर ग्रेटर देन k डबल डैश, मेरे ख्याल से ये आ रहा है यार, ऐसा कोई ऑप्शन है, एक्स आई होल स्क्वायर माइनस वन होल, एक्स आई स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन, मेरे ख्याल से सी इज द ऑप्शन। इजी था ना यार, ये तो बहुत ज्यादा इजी था, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी यार हमारे सामने अड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बट ये याद रखना। चलो आगे चलते हैं, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ द टेस्टिंग एक्स बिलो, मतलब नल हाइपोथेसिस एक बंदा है, नल हाइपोथेसिस एक ऐसा लाचार सा बंदा मान लो जो कि चीखे मार मार के कहना चाह रहा है कि एक्स किसको फॉलो करेगा, एफ नोट को, तो एफ नोट दे रखा है, लेकिन एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल तरह से नहीं खा रहा, वो कह रहा है नहीं एक्स किसको फॉलो करेगा, F1 को फॉलो करेगा, एक्स एफ नोट को नहीं F1 को फॉलो करेगा, तो ठीक है, एफ नोट हमारे पास डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, F1 हमें दे रखा है, सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास किसको फॉलो करेगा या नहीं, आगे पढ़ते हैं पहले। फाइंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या कह रखा है, टाइप 2 मतलब बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा दे रखा है, तो क्यों भैया हम उसमें जाएं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में, हम अपना करेंगे नेमैन पियर्सन से, इजी सा काम है हमारा, खत्म हो जाएगा अभी के अभी क्वेश्चन हाथों हाथ, है ना, कंपोजिट की बात ही नहीं की इन्होंने, तो हमारे पास आ जाएगा, कंपोजिट देख के ही पता लग जाएंगे यार क्वेश्चन, है ना, जब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा देखते एकदम तुम्हें समझ आ जाएगा भैया ये म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साइन है, मतलब ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से होने वाले, तो नेमैन पियर्सन के क्वेश्चन तुम्हें देखते ही पता लग जाएंगे, अच्छा ये है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू L1 अपॉन L नोट, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अच्छा इसमें तो एक ही तो दे रखा है वेरिएबल, एक ही है तो फिर मैं इसमें L क्यों लिखूं, फिर तो मैं F1 अपॉन F नोट ही लिख देता हूं, अरे लाइक्लीहुड फंक्शन तो तब आता था ना यार जब बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स दिए होते थे, यहां पे बहुत सारे थोड़ी, यहां पे तो एक ही है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, विच इज ग्रेटर देन के, F1 हमें दे रखा है 2 - 2x और F नोट दे रखा है 1 ग्रेटर देन के, तो 2 - 2x ग्रेटर देन के, 2 - k ग्रेटर देन 2x, तो x शुड बी लेस देन 2 - k अपॉन 2, क्रिटिकल रीजन तो मिल गया, बस k की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, अब k कहां से लाएं भैया, बस हमें k ढूंढना तो अपना काम हो जाएगा, है ना, k कैसे लाएं, इसको ना यार थोड़ी देर के लिए c मान लेते हैं, x इज लेस देन c, हमें c की वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू क्या करेंगे निकाल के ना, चलो इसके लिए मेरे को अल्फा दिया हुआ है, अल्फा का यूज करते हैं, अल्फा दिया तो है, x बिलोंग्स टू W H नोट सच दैट x बिलोंग्स टू F नोट, यही तो कह रहा है, अरे नल हाइपोथेसिस यही तो कह रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर ये दिया हुआ है, और नल हाइपोथेसिस कह रही है कि, एक मिनट रुको, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि अल्फा का मतलब क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और ये बोलना चाहता था चिल्ला चिल्ला के कि तुम रिजेक्ट कर रहे हो H नोट को जबकि वो ट्रू है ना, ठीक है बढ़िया, मतलब x बिलोंग्स टू W, तुम रिजेक्ट कर, ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है तुम रिजेक्ट कर रहे हो, तुम क्रिटिकल रीजन में आ गए, जबकि सच दैट H नोट इज ट्रू, वो तो बेचारा ट्रू था, समझ गए, तो मैथमेटिकल इमोशन थी ये, मैथमेटिकली इमोशनल कहानी थी ये, कि क्रिटिकल रीजन में हमारे पास आ चुके हो जबकि H नोट तो ट्रू था, है ना, बढ़िया, आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये दिया हुआ 0.1, क्योंकि यहां पे डेंसिटी फंक्शंस दिया हुआ तो मेरे को इंटीग्रेशन करनी ही पड़ेगी, अच्छा पहले मैं इसको ऐसे तो लिख लूं, क्रिटिकल रीजन है क्या अपने पास 0.1, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन c, ये तो दे रखा, अभी निकाला था इतनी मेहनत करके, है ना, क्रिटिकल रीजन अभी तो निकाला था यार, सच दैट H नोट इज सेइंग x फॉलोज F नोट, बढ़िया, तो ये आ जाएगा 0.1, मैक्सिमम वैल्यू देखो कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से 1 तक, तो हम जाएंगे 0 से लेके c तक, अरे c से छोटा क्या रखा है यार, और डेंसिटी फंक्शन कौन सा सही मानना है हमें, F नोट वाला, F नोट तो 1 ही है ना, तो 0.1
0 से लेके c तक 1 इंटू डी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो c की वैल्यू आ गई 0.1। इसका मतलब है हमारे पास x हमारे पास आ गया है 0.1। अभी तक मैंने तुम्हें बीटा निकाल के नहीं दिखाया एक भी बार, है ना, अब बीटा ही निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया फिर तो बीटा हमारे को निकालना है, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू w बार सच दैट h1 is saying x follows f1. Probability of accepting h naught when it is false. याद आया कुछ, है ना? Accepting h naught when it is false, या फिर अगर h naught false है तो ट्रू कौन है? h1 ट्रू है। मतलब x जो कह रहा था वो सही बात है, जो हीकड़ी दिखा रहा था। आई होप कि मैंने सही वर्ड बोला हो। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन ग्रेटर देन 0.1। भैया आपने ग्रेटर देन क्यों लिख दिया? अरे भैया क्रिटिकल रीजन होता है w, और w बार क्या होगा? क्रिटिकल रीजन के बाहर वाली चीजें, तो ग्रेटर देन 0.1। h1 इज सेइंग x फॉलोज f1, तो ये हो जाएगा बीटा हमें पता नहीं है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 0.1 से लेके 1 तक, 0.1 से लेके 1 तक, और h1 कितना दे रखा है? 2 माइनस 2x। अरे यही तो है डेंसिटी फंक्शन इसका, इनटू में dx। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 2x। यार एक बार सॉल्व करके देख लेना, 0.81 आ रहा है, ठीक है, एक बार करके देख लेना। 0.81, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। करके देख लो यार, ये तो है ना, इंटीग्रेशन है सिंपल सी। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? एक और सिंपल सी चीज दे रखी है, विच इज अनबाइज्ड टेस्ट एंड अनबाइज्ड क्रिटिकल रीजन। कब हम किसी भी रीजन को, ये जो क्रिटिकल रीजन हम इतनी देर से निकाल रहे हैं, ये जो पीछे भी निकाला हमने, ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है लेस देन c, ये जो हम इतनी देर से निकालते जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या अनबाइज्ड है या नहीं है? अनबाइज्ड चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि अगर हमारे पास पावर ऑफ द टेस्ट बड़ी आ जाती है, ग्रेटर या इक्वल आ जाती है साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन के, तो हम उसे कहेंगे अनबाइज्ड। ठीक है, पावर बड़ी आनी चाहिए या इक्वल आनी चाहिए क्रिटिकल रीजन के साइज से। ठीक, इतनी छोटी सी बात है, बस ये ध्यान रख लेना। अनबाइज्ड कब कहा जाएगा? अगर अनबाइज्ड क्रिटिकल रीजन वो दे पा रहा है तो उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे? अनबाइज्ड टेस्ट। अगर 1 माइनस मतलब पावर बड़ी आ जाती है साइज से, तो उसे बोलेंगे अनबाइज्ड क्रिटिकल रीजन। अगर अनबाइज्ड क्रिटिकल रीजन मिल रहा है तो उस टेस्ट को, जिसको भी हम यूज कर रहे होंगे, उसे बोलेंगे अनबाइज्ड टेस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये तो सारा मिक्स ही कर दिया ना, जितने अभी तक पढ़े थे टॉपिक सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जो भी अभी तक पढ़ा था सारा का सारा इसमें आ जाएगा। लेट x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल्स दो हमारे को रैंडम सैंपल्स दे रखे हैं, रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं विद पीडीएफ। IID मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमें उसका पीडीएफ कुछ ऐसे दे रखा है जिसमें h नोट क्या कहना चाह रहा है कि थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो 2 होगी। अगेंस्ट h1 क्या कहना चाह रहा है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। मतलब ये तो भैया हम नेमैन पियर्सन से करेंगे। तुम्हें कैसे पता लगा हम नेमैन पियर्सन से करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी की कोई बात ही नहीं की है भैया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज ही नहीं आई, इसलिए हम क्यों जाएं लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट पे, जबकि हमने वो सीखा ही नहीं है। मतलब वो तो अभी हमने अभी तक कोई इनइक्वालिटी का साइन ही नहीं आया है, तो हम यहाँ पे कोई साइन नहीं आया, इसका मतलब आगे चलते हैं। टेस्ट 1 हमें क्या दे रखा है? रिजेक्ट h नोट इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1। यहां नहीं देखना है तुम्हें लेस देन इक्वल टू का साइन, h1 हाइपोथेसिस में देखना तुम्हें। टेस्ट 2 हमें क्या कह रहा है? रिजेक्ट h नोट इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 x2 इज एक्सीड 1। लेट अल्फा i डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर फॉर टेस्ट i इज इक्वल टू 1 to n। 1 2 ही है सिर्फ, यहां पर n तो नहीं आएगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू? बताओ इसमें से क्या क्या ट्रू है? टेस्ट इज ऑफ लेवल, इज ऑफ भी लिखना चाहिए था मुझे, इज ऑफ अ लेवल 0.05। ठीक है, पता नहीं कौन सी मैं इंग्लिश लिख के लाया वहां पे। अल्फा 1 और अल्फा 2 का हमारे पास जो सम है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बताओ ये अनबाइज्ड है या नहीं है? तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। सबसे पहला काम जो इन्होंने बोला है वो हमारे पास वेरिएबल देखो कैसा सा दे रखा है इन्होंने, मैक्सिमम ऑफ x1 x2। अगर हमारे पास कोई, अगर मैं इसको y मान लू, अगर मैं इसको y मान लू मैक्सिमम ऑफ x1 x2, तो
कितना अच्छा होता ना कि अगर मैं x को इन टर्म्स ऑफ y सिंपली निकाल लेता, लेकिन नहीं निकाल पाऊंगा। यहां पे मैक्सिमम ऑफ y x1 x2 दे दिया। इन टाइप की चीजों में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी ऐसे काम आ जाते हैं तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद है वो बताया था हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जब तुम्हें मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, उसका डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहले एक वेरिएबल मान लो y, मैक्सिमम ऑफ x1 x2। तो जब भी ऐसे मैक्सिमम या मिनिमम दिया हो ना तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे चले जाया करो, ये बात कहीं पे नोट कर लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x हाईएस्ट ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू n टाइम्स f ऑफ x डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन n माइनस 1 f ऑफ x। अगर स्मॉलेस्ट निकालना होता स्मॉलेस्ट ऑर्डर तो ये जो मैंने f ऑफ x लिखा है ना यहां पे हमारे पास ब्रैकेट में आता 1 माइनस f ऑफ x, बाकी सेम रहता है, ठीक है, लोएस्ट ऑर्डर में। अब हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकाला जाता था, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x विच इज 0 से लेके x तक, और हमें डेंसिटी फंक्शन दे रखा है 2 थीटा माइनस x अपॉन थीटा स्क्वायर। तो कुछ ऐसा है f ऑफ x dx विच इज नीचे कर लेते हैं इसे, हाँ, तो यह आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक 2 बाय थीटा स्क्वायर थीटा माइनस x इंटू में dx। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा x 2 थीटा माइनस x अपॉन थीटा स्क्वायर। ये आएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 थीटा स्क्वायर 2 बाय थीटा स्क्वायर आएगा बाहर, और थीटा का आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लो, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। बढ़िया। अरे वो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, x स्क्वायर बाय 2 भी तो आना चाहिए था ना। हाँ, तो ये हमारे पास आ रहा है डेंसिटी फंक्शन किसका, y का, और y हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 x2। सोचो कितना मुश्किल क्वेश्चन हो जाता अगर तुम मैक्सिमम ऑफ x1 x2 को लेके चलते, जबकि तुम्हें उसका डेंसिटी फंक्शन ही नहीं पता, फिर तो कर ही नहीं पाते क्वेश्चन। तो पहले मेरे को सबसे पहला काम करना होता है कि मुझे जो भी फंक्शन दे रखा है, जो भी हमारे को यहां पे दे रखा है टेस्ट, जैसे यहां पे टेस्ट क्या दे रखा था, रिजेक्ट f नॉट इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2। इस वेरिएबल को मैंने एक नया नाम दे दिया y, और y का निकाल लिया डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ओवरऑल निकालने के लिए डेंसिटी फंक्शन fx n निकालना पड़ेगा विच इज n टाइम्स n, तो हमारे पास 2 ही दे रखा, 2 ही वेरिएबल है, तो आ जाएगा 2 f ऑफ x कितना आया है, x अपॉन थीटा स्क्वायर 2 थीटा माइनस, कुछ गड़बड़ किया हमने यहां पे, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ठीक, कुछ नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा माइनस x, और बाहर आएगा स्मॉल f ऑफ x। स्मॉल f ऑफ x दे रखा 2 थीटा माइनस x अपॉन में थीटा का स्क्वायर। बस यहां पे मुझे इसको f ऑफ y लिख देना है, क्योंकि मैं वेरिएबल y मान के चल रहा हूं, है ना। इसको देखो, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 को मैं y मान के चल रहा हूं। हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मैंने नाम दे दिया है। अगर मिनिमम आता तो मैं उसको दूसरे तरीके से करता, जिसको मैं एक्सप्लेन करा अभी 5 मिनट पहले। चलो, अगर मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करूं तो ये मेरे को y वेरिएबल x को y से रिप्लेस कर दो, ठीक है बस। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स y थीटा माइनस y 2 थीटा माइनस y अपॉन में थीटा के पावर 4। तो ये मेरा एक मेमोरी टेस्ट है, जितना मेरे को याद था, तो मेरे ख्याल से यही आना चाहिए इसको सॉल्व करके। 4 बाहर आया, y थीटा के पावर 4, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे पास बन रहा है। अब एक पेज नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा हमें। h नोट क्या कहना चाह रहा है, अगर h नोट की माने तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 2, थीटा की वैल्यू है 2। अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 डाल लूं तो हमारे पास f ऑफ y कितना आ जाएगा, f ऑफ y हमारे पास आ जाएगा 4y थीटा माइनस y, 4y थीटा माइनस y, थीटा कितना है 2 माइनस y, 2 थीटा माइनस y 4 माइनस y अपॉन में थीटा का स्क्वायर विच इज 4। एक 4 से 4 जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा थीटा की पावर 4 थी, है ना, स्क्वायर तो नहीं थी, थीटा की पावर 4 है, तो 4 इंटू 4 लिख दो। एक 4 से 4 जाएगा, ये बनेगा y 8 प्लस y स्क्वायर, और माइनस के 4y, और माइनस के 2y, माइनस के 6y। तो मेरे क्या अपॉन में 4 भी है, मेरे ख्याल से ये बन रहा है y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस में 8y अपॉन में 4। चलो,
मेरे को मिल चुका है, इसको f0y बोल देते हैं। मतलब मैंने डेंसिटी फंक्शन किसके लिए निकाल लिया है, किसके लिए निकाल लिया मैंने डेंसिटी फंक्शन निकाल लिया है अब अपने नल हाइपोथेसिस के लिए। मतलब अब मैं एक स्टेप आगे चल चुका हूं अपना नीमन पियर्सन लेमा लगाने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से यहां तक एक बार बताने की कोशिश करता हूं। मेरे को x मतलब रैंडम वेरिएबल्स का दे रखा था डेंसिटी फंक्शन, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए था इसका, क्योंकि मेरे को तो बाद में इन्होंने न्यू ही वेरिएबल बना के दे दिया, मैक्सिमम ऑफ x1 x2। कितना अच्छा होता ना अगर इसका डेंसिटी फंक्शन पता लग जाता। तो फिर मैंने इसका डेंसिटी फंक्शन निकाला, जो कि मैंने इसको y मान के हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया और वहां से निकाला। अब मेरे को डेंसिटी फंक्शन पता है, तो मैं नल हाइपोथेसिस के लिए भी डेंसिटी फंक्शन निकाल सकता हूं, अल्टरनेट के लिए भी निकाल सकता हूं। तो देखो अल्टरनेट के लिए निकालते हैं, यह आ जाएगा h1 सच दैट थीटा की वैल्यू कितनी दी है 3, लेट मी सी, हाँ 3 है। तो ये f1y हमारे पास बन जाएगा 4y 3 माइनस y 6 माइनस y अपॉन में कितना आ जाएगा 3 81 81। तो ये आ जाएगा 4/81 18y माइनस में आ जाएगा 9y, नहीं 18y 9y स्क्वायर प्लस में y क्यूब। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यही आ रहा है। बढ़िया। अब हमें क्या कहा था, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, सारा काम तो हमने निकाल दिया है, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में। टेस्ट इज ऑफ अ लेवल ऑफ दिस, मतलब हमें इसका वो बताना है, साइज बताना है। y की वैल्यू देख लेते हैं कहां से कहां तक दे रखी है। इन्होंने कहा 0 से लेके थीटा तक है, 0 से लेके थीटा तक है। सॉरी, ये क्यों देख रहे हैं हम, अब हम y पे जाएंगे यार। ये रहा, y की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। देखो x जो था वो 0 से बड़ा था लेकिन थीटा से छोटा था, लेकिन अब हम x नहीं लेके चल रहे हैं, हमने वेरिएबल ही बदल दिया अपना, है ना, वो हमने y बना लिया उसे। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 से छोटी दे रखी है। अगर 1 से छोटी है तो लेट मी राइट इट लाइक दिस। तो इसका मतलब है टेस्ट 1 जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 1, और बस यही है ना, लेस देन इक्वल टू 1 है हमारे पास। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया। अब हम यहां से अपना अल्फा 1 निकाल सकते हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1। कब रिजेक्ट करनी है, जब y 1 से छोटा हो। देखो इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 रिजेक्ट h0 इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ दीज टू इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हम रिजेक्ट करते हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन या फिर क्रिटिकल रीजन। तो यही तो आता है W, है ना, x बिलोंग्स टू W आया करता था। तो ये हमारे पास आ जाएगा सच दैट f0 इज ट्रू। तो ये आ जाएगा 1/4 क्या था इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, और बाकी था y क्यूब माइनस 6 y स्क्वायर प्लस में 8y इंटू में dy। बढ़िया। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 फिर से आएगा 1/4, चेक कर लेना, मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब डाल के आंसर बता रहा हूं तुम्हें। माइनस में 6/3 प्लस में 8/2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास दिख रहा होगा 9/16 जैसा, विच इज 0.5। लेकिन ये तुम्हें कितना कह रहे हैं, इन्होंने कहा है 0.05। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत था, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। ये ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है, पता क्यों, क्योंकि अगर अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0.5, और अल्फा 1 था क्या, अल्फा 1 था रिजेक्ट कर दो h0 को जब वो लेस देन इक्वल टू 1 हो। इसके लिए हमारे पास अगर अल्फा 1 आ रहा है 0.5, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करें तो वो कितना आएगा 0.5। अरे एक कोई भी चीज को बीच में से काट दो तो आधी इधर होगी आधी इधर होगी, तो 0.5 प्लस 0.5 1 होगा, तो मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, टेस्ट 2 इज अनबायस्ड। अनबायस्ड के लिए अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, 1 माइनस बीटा पावर शुड बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो पहले उसके लिए मेरे को अल्फा तो निकाल लिया मेरे को अल्फा 2 निकालना पड़ेगा। अल्फा 2 निकालने के लिए क्या करें, अल्फा 2 निकालने के लिए मैं
सो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा हुआ है कि टेस्ट 2 इज अनबायस्ड। अनबायस्ड के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा 1 हमें पता है कितना है, अल्फा 1 आया है 0.5, अल्फा 2 भी कितना आया है 0.5। अब हमें निकालना है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा निकालने के लिए पहले मैं एक काम करता हूं, टेस्ट 2 का मैं निकालता हूं, टेस्ट 1 को तुम चेक करोगे, ठीक है। चलो टेस्ट 2 को मैं चेक करता हूं, टेस्ट 1 को तुम करना। टेस्ट 2 के लिए मेरे को 1 माइनस बीटा 2 निकालना पड़ेगा। मुश्किल वाला काम मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। टेस्ट 2 हमारे पास आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसमें लेस देन इक्वल टू 2 दिया था टेस्ट 1 में। तो 1 माइनस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट डेंसिटी फंक्शन लेना है f1 का, ठीक है। लिमिट देख लेते हैं क्या से क्या दे रखी है। 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी और किससे छोटी होनी चाहिए, यहां पे 3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया। अरे भैया देख लेना यार, ये क्या दे रखा है, x इज लेस देन इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू 3 तो दे रखी है। 1 से बड़ी 3 से छोटी, तो ये आ जाएगा y इज 0 से लेके 3 तक। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। चलो 4/81। मेरे को पता है यहां पे एक डाउट तुम्हारा आया होगा कि भैया आपने पिछले में फिर y को क्यों नहीं लिखा 0 से लेके 2 तक। मैं तुम्हें दिखाता हूं, क्योंकि इसमें यहां भी तो कहा था ना यार, मैक्सिमम ऑफ दीज टू नेवर एक्सीड 1। इसमें तो 1 से बड़ी कह रखी है ना, इसमें मैंने रीजन लिया क्या है, अच्छा देखो इन्होंने कहा 1 से बड़ी होनी चाहिए टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने यहां पे क्या लिया 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। लेकिन मैं लिमिट क्या लूंगा पता है, यहां पे जो मैं लिमिट लूंगा वो क्या लूंगा, यहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट लूंगा 1 से लेके 3 तक। क्यों भैया आपने 1 से लेके 3 तक क्यों कही, क्योंकि इन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। पिछले में क्या कहा था, 0 से लेके कहां तक होनी चाहिए, 1 तक होनी चाहिए। ऑल्दो मेरे को यहां पे लिख देना चाहिए था कि y की वैल्यू जो है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। x लिखना चाहिए मुझे, y नहीं x, ठीक है। चलो ये हमारे पास बन जाएगा क्या दे रखा था इसका डेंसिटी फंक्शन 4/81, 18y माइनस के 9y स्क्वायर प्लस में y क्यूब इंटू में dy। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक बार सॉल्व करके देख लोगे क्या, 4/81 18/2 y स्क्वायर माइनस 9/3 y क्यूब प्लस y 4/4 1 से लेके 3 तक। जब तुम इसे सॉल्व करोगे आएगा 0.6। 1 माइनस बीटा का मतलब पावर ऑफ द टेस्ट, 1 माइनस बीटा है 0.6 विच इज ग्रेटर देन अल्फा, इसको बीटा 2 मान लेना, ठीक है, बीटा 2 विच इज ग्रेटर देन अल्फा, और अल्फा हमारे पास क्या था, अल्फा था अल्फा 2 क्या था 0.5। इसका मतलब है दिस इज अनबायस्ड, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया, तो सी ऑप्शन तो सही है। एक ऑप्शन तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, टेस्ट 1 इज अनबायस्ड। थोड़ा सा हिंट दे जाता हूं कि हमारे पास आएगा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू p y लेस देन इक्वल टू 1 सच दैट f नॉट इज ट्रू, ठीक है, बढ़िया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, हाँ f1 नहीं, यहां पे f1 ही आना चाहिए, कर लेना, ठीक है, बस y लेस देन 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट में चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ऑल्दो मैं इसको नेक्स्ट में प्लान कर रहा था वीडियो को, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसी में ही कर लेते हैं, छोटा सा ही रह गया हमारा टॉपिक, एक न्यू वीडियो बनानी होगी फिर हमें, वरना तो इसी में सारा एक जगह ही तुम्हें मिल जाएगा। ये कब यूज होने वाला है, जब हम सिंपल से हाइपोथेसिस को सिंपल से कंपोजिट को भिड़वाने वाले हैं। मतलब सिंपल के सामने किसको लेके आएंगे, हम लेके आएंगे सिंपल के सामने कंपोजिट को, या फिर कंपोजिट के सामने कंपोजिट को लेके आएंगे, तब हम इसको यूज करने वाले हैं। जिसमें हमारे को क्रिटिकल रीजन कैसे मिलेगा, ये जो लैम्डा है ना, यही देगा हमें क्रिटिकल रीजन। कैसे देगा देखो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर टेस्टिंग h0 वेयर थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट एंड h1 थीटा बिलोंग्स टू थीटा 1। ये कैसे निकालने हैं थीटा नॉट थीटा 1, अभी तुम्हें बताया जाएगा। इस रेशियो को हम क्या कहने वाले हैं इस बार, लैम्डा x, ठीक है। is called likelihood ratio test for testing null hypothesis against alternative hypothesis। जहां पे मैंने एक न्यू फंक्शन को डिफाइन किया है, और एक और बात बोली है, ये जो थीटा नॉट और थीटा 1 है ये क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट सबसेट्स होने चाहिए, ये लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक। यहां पे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हमारे पास कैसे दिया जाएगा, कुछ ऐसे दिया जाएगा, फाई ऑफ x वेयर इसकी वैल्यू 1 होगी जब लैम्डा x लेस देन k होगा। लैम्डा कहां से निकालेंगे, यहां से, ये जो मैंने ऊपर बताया था अभी तुम्हें, यहां से लैम्डा निकालेंगे, यहां से लैम्डा निकाल के यहां पे यूज करने वाले हम। आर टू बी सिलेक्टेड सच दैट दिस इज ट्रू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास है वो अल्फा के इक्वल आने वाली है। अभी मैं तुम्हें इसको यूज करके दिखाऊंगा ना, तब समझ आएगा। तो देखो
जैसे मैंने वो बताया ना अभी अभी तुम्हें, नेमन पियर्सन, ऑलमोस्ट लगभग वही उसके आसपास का ही है, थोड़ा सा बस मेथड बदल गया है। और यहां पे हमारे पास चीजें कैसे वर्क करेंगी, ऐसी देखो, H नोट हमें क्या दे रखा है, कंपोजिट, H1 भी हमें लेस देन वाला साइन दे रखा है, देखो लेस देन वाले साइन दे रखे हैं। जब भी हमें मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना बताई हो तो हम कंपोजिट या फिर ये यूनिफॉर्मली पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट को यूज करते हैं, बताया था ना अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो हमारे पास अगर मैं इसको करना चाहूं तो ये हमारे पास आ जाएगा कि डेंसिटी फंक्शन भी हमें दे रखा है, फाइंड द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, ठीक है ठीक है ठीक है, लेट अस डू इट। सबसे पहले हमें क्या कह रखा है, एक काम करते हैं यार, इसके लिए एल निकालते हैं सबसे पहले, फिर उसकी सुप्रीमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, हमें वो निकालना है फाई ऑफ आई एंड में जाते जाते, वही तो है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को उस के की, लैम्डा की वो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो यह आ जाएगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा गिवन एक्स, थीटा गिवन एक्स का मतलब म्यू गिवन एक्स सच दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ मतलब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी डेंसिटी फंक्शंस एक्स आई गिवन म्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ई की पावर म्यू माइनस एक्स आई, और हमें पता है कि प्रोडक्ट करो अगर एक्सपोनेंशियल में तो वो समेशन में चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा ई की पावर समेशन ऑफ म्यू माइनस एक्स आई, विच इज कितने रैंडम वेरिएबल हमारे पास, 5 हैं, तो ई की पावर 5 म्यू बन जाएगा, म्यू तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस के समेशन ऑफ एक्स आई, जिसके बारे में अभी के लिए तो मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक, बढ़िया, यहां तक तो कोई इशू नहीं है ना, चलो आगे चलते हैं। बढ़िया, एच नोट हमें क्या कह रहा है, एच नोट हमें कह रहा है म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और H1 हमें क्या कह रहा है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। तो मतलब किसकी माने पता नहीं, ऑर्डर मतलब यहां पे ऑर्डर में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि 0 लेस देन म्यू लेस देन लीस्ट ऑर्डर x2 x3 फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर। ये हमारे पास हमने इसको ऐसे लिख दिया है, यहां तक तो कोई इशू नहीं। अब हमें निकालना क्या था, सुप्रीमम। सुप्रीमम अगर मैं लिखना चाहूं 0 लेस देन म्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, अभी मैं एच नोट की बात कर रहा हूं क्योंकि है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल ऑफ म्यू गिवन एक्स ई की पावर 5 ऑफ म्यू। अब म्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी भैया, म्यू की वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है, 1 से छोटा ही दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे म्यू की वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या होगा, अगर मैं म्यू की वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या होगा, यहां पे देखो मैं एक लाइन बना लेता हूं, ये हमारे पास मान लो 0 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास x ऑफ 1 है। क्या तुम्हें पता है ये जो लीस्ट ऑर्डर है ये म्यू से पहले लाई करेगा या बाद में लाई करेगा, पता है ये हमें? नहीं भैया ये तो नहीं हमें पता है। अगर मैंने यहां पे 1 ही लिख दिया, 5 के साथ क्या लिख दिया, सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब 1 ही लिख दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, 1 लिखने का मतलब तो ये हुआ ना कि हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। मतलब ये जो x ऑफ 1 है ये इसके बाद लाई करता है। मेरे को कैसे पता ये इसके बाद लाई करता है, मुझे नहीं पता नहीं इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिखने वाला हूं, इसको ऐसे लिखने वाला हूं, मिनिमम ऑफ x1 जिसमें दोनों लाई कर जाए, है ना, माइनस में समेशन ऑफ xi, ये तो लिखना ही है। अब अगर मैं बात करूं h1 की, h1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, h1 में हमें दे रखा म्यू इज ग्रेटर देन 1। इसके लिए अगर मैं सुप्रीमम निकालना चाहूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 लेस देन म्यू लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से बड़ा तो कुछ भी ले लो तुम। ये आ जाएगा एल ऑफ म्यू एक्स विच इज ई की पावर 5 इंटू में x1 माइनस में समेशन ऑफ xi वेयर i गोज फ्रॉम 1 to 5। ठीक, अब मैं बस इन दोनों को डिवाइड करके लैम्डा निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ 0 लेस देन म्यू लेस देन इक्वल टू 1 और एल ऑफ म्यू गिवन एक्स डिवाइड बाय सुप्रीमम ऑफ 0 लेस देन म्यू लेस देन इन्फिनिटी, मैंने लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दिया गलती से,
चलो ये हमारे पास आ जाएगा एल गिवन म्यू गिवन एक्स, ऐसा कुछ है हमारे पास। दोनों को डिवाइड कर दो और यही हमारे पास लैम्डा ऑफ एक्स आता है। दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा, हाँ तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा लैम्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 5 टाइम्स मिनिमम ऑफ दीज टू। अब बताओ मिनिमम दोनों में से कौन सा होने वाला है। तो मैं पहला मान के चलूंगा एक हाइपोथेसिस कि, चलो पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूं ढंग से, फिर आगे करते हैं। मिनिमम ऑफ x1 इन दोनों में से छोटा कौन होगा ये मान के चलते हैं, माइनस के समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय e की पावर 5 टाइम्स x1 माइनस समेशन ऑफ xi। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसमें पहली कंडीशन मान के चलूं कि x और 1 जो है वो 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, इस पूरे की जगह लिख दूंगा x1, मतलब लीस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये तो फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा और लैम्डा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन अगर ये x1 लीस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो क्या होगा, अगर ये 1 से बड़ी हो गई तो आ जाएगा लैम्डा x e की पावर 5 माइनस 1 ही आ जाएगा ना इसकी जगह, है ना, इसकी जगह तो 1 ही आ जाएगा, ठीक बढ़िया। तो ये आ जाएगा e की पावर 5x1 दिस, जिसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो e की पावर, वो समेशन से समेशन तो कट ही जाएगा ऊपर ले जाके पावर, तो ये बन जाएगा लैम्डा x इज इक्वल टू e की पावर 5 कॉमन 1 माइनस x ऑफ 1, ऐसा कुछ हमारे पास बन जाएगा। अब लैम्डा हमारे पास आ चुका है अकॉर्डिंग टू लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, लैम्डा जो है हमारे पास लेस देन k होता है ना, लैम्डा इज लेस देन k, तो ये आ जाएगा लैम्डा ऑफ x इज लेस देन k, तो हमारे पास बन जाएगा e की पावर 5 1 माइनस x1 इज लेस देन k। तो यहां से लीस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लॉगरिथम ले लो दोनों साइड, तो हमारे पास बन जाएगा लेस देन log k, और 5 को नीचे भेजो 1 को इधर भेजो तो ये बनेगा 1/5 1/5, लेट मी सी ये क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा बनेगा यार, 1 माइनस log k अपॉन 5 लेस देन, हाँ ये बनेगा, और यही हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन। लेकिन दिक्कत आ गई एक, ये k क्या है पता नहीं भैया, ये k तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। k निकालने के लिए क्या करें, कुछ दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो एक काम करते हैं ना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये दिया तो है, फाइंड द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, अल्फा दे तो रखा है, अल्फा का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो वो निकाल लेते हैं ना, अल्फा दे तो रखा, तो अल्फा का हमें पता है क्या होता है, सुप्रीमम, ऐसे लिख लेते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन 1 माइनस 1/5 log k, ऐसा कुछ है ना, जहां पे हमारे को कहां से कहां तक लेनी है इंटीग्रेशन, 1 माइनस 1/5 log k से लेके और लेनी है इंफिनिटी तक, ठीक है। और क्या है इसका डेंसिटी फंक्शन 5, ये तो निकाला था अभी, कहां गया, ये रहा L, है ना, L ही तो लिखना होता है यहां पे, ये मैंने तुम्हें दिखाया था अभी दिखा तो रुको। अल्फा के लिए हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने तुम्हें दिखाया था, ये रहा, ये देखो, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में हम क्या लिखते हैं, अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन सच दैट h नॉट इज ट्रू, h नॉट इज ट्रू, और साथ में यहां पे लिखा इंटीग्रेशन L नॉट dx इज इक्वल टू अल्फा, तो इसलिए मैंने यहां पे L नॉट यूज किया है अंडर गिवन क्रिटिकल रीजन। तो ये चीजों को छोटी छोटी सी को याद रखने हैं, इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तब जाके बात बनेगी, वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हाँ तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अपना लाइक्लीहुड, L जो हमारा आया था विच इज e की पावर, ये लिखा, ठीक है, e की पावर 5 म्यू माइनस समेशन xi। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, एक बार करके देखोगे क्या इसको सॉल्व,
है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देख लेना। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा कि थोड़ी इंटीग्रेशन करनी है बस, उसको एक बार कर लेना। के हमारे पास क्या आ गया है, अल्फा के इक्वल आ गया, तो हम यहां से लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं कि 1 माइनस लॉग अल्फा अपॉन 5 इज लेस देन x ऑफ 1। सो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद बस हमारे पास छोटा सा काम रह गया। अब ये x1 किसको फॉलो कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल्स किसको फॉलो कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, अगर xi, मैं ग्रीन से लिख देता हूं, अगर xi फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद थीटा पैरामीटर, तो x1 लीस्ट ऑर्डर किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल विद n थीटा, विच इज यहां पे कितना आ जाएगा 5 थीटा। और यहां पे मैंने इसकी भी वैल्यू तुम्हें बता दी है, तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल विद 5 थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। और ये लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी दिक्कत आई हो, थोड़ा सा मुश्किल था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, अगर ये नहीं समझ आया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको दोबारा समझा सकता हूं। बट इसको एक बार खुद से पहले ट्राई कर लेना। थोड़ा सा था, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट हाँ कर सकते थे, कोई बात नहीं। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो, मजा आया हो आज के लेक्चर में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। आई होप कि तुम भी उतना एंजॉय कर पाए हो इस चीज को। देखो हमने कंप्लीट कर लिया यार, मतलब फाइनली कितनी खुशी होती है ना चीजों को कंप्लीट करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत जल्दी एग्जाम करके आते हैं बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना और फोड़ के आना एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।